हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल्स। देखिए, ड्राई सेल्स प्राइमरी सेल्स होते हैं। अब प्राइमरी सेल्स का मीनिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो सेल्स की मेजर दो कैटेगरीज होती है। द नंबर वन कैटेगरी इज प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स का मीनिंग होता है कि अगर इनके अंदर की रिएक्शन एक बार प्रोसीड हो गई तो उसके बाद आप इनको वापस से यूज में नहीं ले सकते, यानी कि एक तरह से ये सिंगल टाइम यूज में लेने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी सेकेंडरी सेल्स, जो रिचार्जेबल होते हैं, यानी अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो जाए तो आप उनको वापस से चार्ज कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके मोबाइल की बैटरी, जिसको आप चार्ज करते हो, फिर काम में लेते हो, फिर चार्ज करते हो, फिर काम में लेते हो। तो दीज आर द टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। अब प्राइमरी सेल्स का डे टू डे लाइफ में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सेल्स आप आपके रिमोट कंट्रोल में या आपकी जो दीवार घड़ियां हैं उनके अंदर काम में लेंगे, वो सारे के सारे होते हैं ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स को जनरली लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी लेक्लांशे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो ड्राई सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके बाद में इसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे और किस तरीके से ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा आउटपुट के फॉर्म में। सो लेट्स डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिए, ड्राई सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा कि यहाँ पर आपके पास में सपोज कीजिए ये एक ड्राई सेल है, तो ये इसके बाहर का एक जिंक कंटेनर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये एक जिंक कंटेनर है। पूरा कंटेनर जिंक का बना होता है। ऊपर की तरफ एक कैप लगी होती है जो ब्रास की बनी होती है। तो दिस इज अ ब्रास कैप। फाइन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कंटेनर है ये होगा आपका जिंक का कंटेनर। ये जो जिंक का कंटेनर है इट विल एक्ट एज एन एनोड। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बार देखा होगा जो आपके सेल्स होते हैं उनके अंदर कि उनका जो टॉप होता है और बॉटम होता है वहां से तो आपको कंटेनर दिख रहा होता है, लेकिन जो साइड का पोर्शन होता है वहां पे कवरिंग की हुई होती है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो आपकी जिंक की मेटल है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो अगर इसको आपने खुला छोड़ा तो ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके कोरोड हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस कंटेनर के चारों तरफ हम लगाते हैं कवरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक कवरिंग लगा रखी है, लेकिन ये कवरिंग केवल साइड्स के अंदर होगी, ये टॉप पे और बॉटम पे नहीं होने वाली है। देखिए, रीजन इसका ये है कि अगर टॉप पे और बॉटम पे आपने कवरिंग कर दी तो आप सर्किट को कंप्लीट कैसे कराओगे। ठीक है। तो सर्किट फिर कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए टॉप और बॉटम ऑलवेज न्यूड रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये आपका जिंक तो काम करेगा एज एन एनोड, और यहाँ पर ये जो आपका ब्रास कैप है यहाँ से अटैच होती है एक कार्बन और ग्रेफाइट की रोड। ठीक है। तो ये आपका ग्रेफाइट का रोड होगा यहाँ पर, और ये एक्ट करेगा एज कैथोड। ठीक है। सो दिस इज योर ग्रेफाइट रॉड। ठीक है। एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है। तो आपने बैटरी के ऊपर देखा होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव शो होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस पोर्शन पे, इधर जहाँ पे आपका जिंक का कंटेनर है और ये जो आपका ग्रेफाइट रॉड है, इसके बीच में ना एक पोरस फिल्म या पोरस मेम्ब्रेन लगी होती है। इस पोरस मेम्ब्रेन का काम होता है इस जिंक को और ग्रेफाइट को, ठीक है, अटैच होने से या कनेक्ट होने से रोकना। अब होगा क्या, यहाँ से आयंस तो मूव कर सकते हैं लेकिन जिंक और ग्रेफाइट कनेक्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक पोरस मेम्ब्रेन होती है जो इस तरीके से एक कवरिंग का काम करेगी और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से अलग रखेगी। ठीक है। सो दिस इज योर पोरस कवरिंग। ठीक है। ये वाली आपकी कवरिंग होगी पोरस। अच्छा, अब ये जो आपका ग्रेफाइट का कैथोड है, इसके बाहर की तरफ ना मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, ठीक है, इसका एक मिक्सचर फील्ड होता है यहाँ पर बिल्कुल इसके जस्ट पास में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पेस्ट बनाया है दो कंपाउंड्स का इस जगह पे। एक तो होगा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसके साथ में होगा आपका कार्बन ब्लैक। देखिए, कार्बन ब्लैक ना जनरली क्या है, ग्रेफाइट को हमने पीस के, ठीक है, एकदम अच्छे से ग्राइंड करके मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में मिक्सचर बना के इसके चारों तरफ लगा दिया है। ठीक है। तो एकदम ना ऐसे चिकना सा पेस्ट होता है यहाँ पे लगा हुआ। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड भी आपका ब्लैक कलर का होगा, कार्बन भी आपका ब्लैक कलर का होगा। तो आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप इस तरह के सेल्स को खोलते हो तो ब्लैक कलर का मिक्सचर बाहर निकलता है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर ही होता है। ठीक है।
अब बचा ये पोर्शन, ये जो एम्प्टी पोर्शन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करते हैं इस जगह पर। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स का पेस्ट यहाँ पे भरा होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पे डाला जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली अमोनियम क्लोराइड ना इधर अमोनियम प्लस और Cl माइनस इस आयन के फॉर्म में होगा, और साथ में यहाँ पर होता है जिंक क्लोराइड। तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हुई होगी। बेसिकली है क्या, यहाँ पर एक जिंक का कंटेनर है, जिंक के कंटेनर के अंदर ऊपर की तरफ हमने लगाया है एक ब्रास का कैप, ठीक है, बाहर की तरफ यहाँ पर एक कवरिंग है, अंदर की तरफ आपके ग्रेफाइट का रॉड है जो एक कैथोड का एक्ट करता है। कैथोड के जस्ट बाहर की तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का मिक्सचर लगाया हुआ होता है, और इस एनोड को और कैथोड को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर एक पोरस कवरिंग लगी होती है, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर फील्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम काम में लेंगे, एक तो अमोनियम क्लोराइड और दूसरा होगा यहाँ पर जिंक क्लोराइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक क्या है, जनरली ड्राई सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर यही केमिकल्स फील्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कंपनी वाइज बात करो तो आजकल ड्राई एल्कली सेल्स भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत मिक्सचर्स के अंदर चेंज किया जा सकता है, बट जनरल अगर एक ड्राई सेल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो कुछ इसी तरीके की होगी। तो ये ड्राई सेल का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम इस ड्राई सेल के स्ट्रक्चर के अंदर इसकी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा और किस तरीके से इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होगी। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद में अभी हम इसकी वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप इस सेल को आपके रिमोट के अंदर डालोगे तो यहाँ से आपका सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब सर्किट कनेक्ट होता है तो 2 तरह से रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड होगी एनोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन एट एनोड, ठीक है, कि एनोड के ऊपर आपके कौन सी रिएक्शन होगी। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि चाहे आपका एनोड हो चाहे आपका कैथोड हो, 2 तरह के सेल्स होते हैं आपके। एक सेल होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दोनों सेल्स के अंदर एनोड और कैथोड का साइन चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ यूनिवर्सल है, जब भी आप एनोड काम में ले रहे हो, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन ही प्रोसीड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड के ऊपर आपके ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन प्रोसीड होने वाला है, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा। एनोड के ऊपर आपके पास में जिंक सॉलिड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में है जिंक सॉलिड, ठीक है। ये जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करेगा। सो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट किए और इसने फॉर्मेशन किया जिंक +2 आयंस का, ठीक है। देखिए कंटेनर जिंक का बना हुआ था, जिंक ने 2 आयन लिबरेट किए, दोनों आयंस भी पहले इस मिक्सचर में आएंगे और जिंक +2 आयन भी इसी मिक्सचर में आएगा, लेकिन आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किट के थ्रू यहाँ से इस कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो करूँ कि अगर आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो कुछ इस तरीके से होगा ना, कि ये आपका अगर बैटरी है, ठीक है, सपोज ये आपका बैटरी हो गया, ये इसका कैप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सर्किट को कंप्लीट करें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो मूव करते हुए जाएंगे इस कैथोड की तरफ, ठीक है। तो जिंक +2 है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट किया और खुद चला गया एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, यानी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अब आप यहाँ पे नोटिस करो Zn, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 से ये जा रहा है +2 के अंदर, 0 से +2 जाना या इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो द सेकेंड रिएक्शन इज एट कैथोड, ठीक है। कैथोडिक रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो देखिए कैथोड पे क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड मिलता है अमोनियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन के फॉर्म में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपनी डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा। तो होता क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करेगा आपका अमोनियम आयन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास में अमोनियम आयन था, देखिए जैसे अमोनियम आयन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करे, आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है। मैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अमोनियम आयन 2 काम में ले रही हूँ। होगा क्या, 2 अमोनियम आयन के जो H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस,
नंबर 1, ठीक है। सेकंड ये बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो आयन था वो पहले एक्वस सॉल्यूशन के अंदर था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में 2 डिफरेंट टाइप की गैसेस बना दी, ठीक है। अब दोनों की दोनों गैसेस हैं यहाँ पर। अगर आपके सेल के अंदर धीरे धीरे गैस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आप जानते हैं PV = nRT से कि जैसे जैसे गैस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ में यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल के फटने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे लिए तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम क्या करें, हाइड्रोजन और अमोनिया को ट्रैप करें किसी तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो जिंक निकला था, ठीक है, Zn+2 के फॉर्म में, ये काम आता है इस अमोनिया को ट्रैप करने में। अब देखिए यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन भी होती है। किस तरीके से होगी कि आपके पास में यहाँ पर Zn+2 आयन है, ठीक है, Zn+2 आयन्स हैं और साथ में यहाँ पर कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से मैंने 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ले लिए। देखिए Zn+2 हम जानते हैं डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं उनके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनका टेंडेंसी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का। तो यहाँ पर जिंक एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड और अमोनिया ये एक्ट करता है एज अ लुईस बेस, ठीक है, जिसको आप लिगेंड भी बोल सकते हो। तो ये दोनों कंबाइन करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जिंक अमोनिया का होल 4+2, ठीक है। बुक्स के अंदर यहाँ पे Cl2 यानी क्लोराइड भी लिखा होता है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे आपने देखा था इस जगह आपका अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर था वहाँ पे क्लोराइड आयंस भी थे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के काम में क्लोराइड आयंस आते हैं, तो कभी कभार यहाँ पे Cl2 भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Zn+2 ने क्या किया, इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। इस कॉम्प्लेक्स आयन का नेम होगा टेट्राएमिनो जिंक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमने अमोनिया को ट्रैप कर लिया। तो अमोनिया का तो सोल्यूशन हो गया, बट हाइड्रोजन इसका ट्रैप कौन करेगा, तो इसको ट्रैप करने के काम में आता है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है यानी MnO2, ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन से कंबाइन करके यहाँ पे मैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, ठीक है, और ये बनाता है Mn2O3, ठीक है। देखिए ये था मैग्नीज 4 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करें मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आती है Mn+4, ठीक है, और यहाँ पर आपके मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी Mn+3, फाइन। तो यहाँ पर मैग्नीज +4 से +3 चला गया, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है या ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट आती है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन प्रोसीड हो रहा है, इससे पहले ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो चुका है। साथ में यहाँ पे बनेगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ये गैसियस था, ये सॉलिड था, दोनों ने कंबाइन किया, एक सॉलिड सब्सटेंस और एक लिक्विड का फॉर्मेशन कर दिया, यानी यहाँ से हमारी दोनों जो गैसेस हैं वो ट्रैप हो चुकी है। तो गैसेस का फंडा खत्म, ठीक है, गैसेस यहाँ पे काम में आ चुकी है। 2 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। हुआ क्या है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है, तो यहाँ पे है एनोड, एनोड पे हुआ है ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज 4 ऑक्साइड मैग्नीज 3rd ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू इन पूरे केमिकल्स ने क्या किया, आपको प्रोवाइड करवाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर ड्राई सेल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ड्राई सेल। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जनरली बुक्स के अंदर ना ये वाली रिएक्शन नहीं दी होती और हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनाई होती, वो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ इस तरीके से भी देते हैं। तो आपको रिएक्शन ऐसे भी मिल सकती है कि आपके पास है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और आपके पास था अमोनियम आयन NH4+, और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से शो किया जाता है कि आपका जो अमोनियम आयन है इसका H+ तो कंबाइन होगा MnO2 से, तो ये फॉर्मेशन करता है इस कंपाउंड का MnOOH, फाइन, और ये अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी आपको यहाँ से मिलेगी अमोनिया गैस, ठीक है।
ये मिल गई आपको अमोनिया गैस। ठीक है, ध्यान रखने लायक बात क्या है, अमोनिया गैस का ट्रैपिंग तो Zn+2 ही करेगा, आगे जाके ये केवल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है, आप यहाँ पे भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पर निकालें तो इसका मुझे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो वो मुझे +4 मिलेगा। ठीक है, मैग्नीज +4, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसको आपने माना x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ से मुझे मिलेगा +4। अब यहाँ पर आप देखिए, मैग्नीज का मुझे काउंट करना है तो ये तो हो गया x, ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है -1, इक्वल देयर इज नो चार्ज यानी 0, तो x विल बी इक्वल टू +3, यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड में भी आपका जो Mn+4 है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+3 के अंदर। सो आई होप आपको ड्राई सेल का स्ट्रक्चर और किस तरीके से ये वर्क करता है ये समझ में आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये कितना वोल्टेज और कितना इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये जो आपका ड्राई सेल होगा ये ऑलमोस्ट आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है 1.25 से 1.5 वोल्टेज। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा इसका वोल्टेज। अब इसका रीज़न ये है कि इसका वोल्टेज फिक्स क्यों नहीं होता, इस रेंज में लाई क्यों करेगा, क्योंकि कभी कभार ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और ये आपके जिंक को, जब आपका सेल कनेक्टेड भी नहीं है उस कंडीशन में भी कोरोड कर देता है। यानी कुछ केमिकल तो आपका कम हो गया ना, तो अगर थोड़ा केमिकल भी कम हुआ इसका मतलब वोल्टेज थोड़ा कम जाएगा। ये इसका ड्रॉबैक भी आप समझ सकते हो एक तरीके से। तो इसी ड्रॉबैक को फिर से ठीक करने के लिए आगे बाद में आपके ड्राई एल्कली सेल्स आए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।